गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमारे जो लेक्चर्स हम लोगों ने लिए वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड थे। उनके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात की कि हाइपरटेंशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, कौन कौन से उसमें रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से किसी भी पर्सन में हाइपरटेंशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो उसी को ही हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि ओबेसिटी जो है वो अपने आप में एक फैक्टर है, सॉल्ट इनटेक जो है वो अपने आप में एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, फैट का जो इनटेक है, डाइट के अंदर फैट का इनटेक अगर ज़्यादा होगा तो वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर्स है। देन डाइटरी फाइबर्स हैं, अगर वो हम अपनी डाइट में लेते हैं तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे मॉडिफाइबल में। आज उसी को हम लोग और कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। तो डाइटरी फाइबर के बाद में अगर हम बात करें तो देखिए इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया। तो ये चीज़ें इस रिसर्च में क्लियर कट हमारे सामने निकल कर के आई हैं कि जो लोग भी अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं या स्मोकिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके इस तरीके के इश्यूज़ जो हैं, जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो कंडीशंस हैं या हाइपरटेंसिव होने की कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल स्मोकिंग जो है वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें हम लोग CHD के अंदर भी हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों के बारे में बात की थी, अल्कोहल और स्मोकिंग के बारे में, कि ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। तो डेफिनेटली अगर वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अंदर है, हार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं कि जो भी केसेस हमारे पास में आते हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, अगर हम उनके लाइफस्टाइल को डिस्कस करते हैं, तो हमें ज़्यादातर ये कई बार हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। या हम ये कहें कि जो लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं उन लोगों को जब हम देखते हैं आगे चल करके, तो वो कहीं ना कहीं उनके हाइपरटेंसिव होने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल पर्सन के कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा होती है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको अगर टाइमली नोटिस किया जाए तो इसको कंट्रोल करके अपनी डाइट के अंदर, अपने शेड्यूल के अंदर हाइपरटेंसिव कंडीशन में जाने से बचा जा सकता है। और अगर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है तो फिर उसको छोड़ करके हम लोग एक नॉर्मल स्टेट में वापस आ सकते हैं या उसको एक नॉर्मल रेंज में रखा जा सकता है। देन अल्कोहल स्मोकिंग के अलावा अगर हम और फैक्टर्स की बात करें तो फिर हमारे सामने फैक्टर आगे हमारा जो है स्ट्रेस, ठीक है ना। एक हमारे जो मेंटल स्टेटस जो है वो भी कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। जो रिसर्चेज हैं वो ये बोलती हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्सन रखता है, कोई एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई पर्सन रहता है, तो वो डेफिनेटली उस पर्सन को कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी ही होगी। वो उसका ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा रहेगा और अल्टीमेटली कार्डियक इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। बहुत सारी डिजीज़ के अंदर ये हमारे अब ईटियोलॉजी में आने लग गया आजकल, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है कि इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस या मेंटल जो हम लोगों के इश्यूज इस तरीके के हैं वहाँ पर उनको रेगुलराइज करना या उनको मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि पर्सन के अंदर ये इश्यूज डेवलप ना हों। और अगर हाइपरटेंसिव है तो उसको स्ट्रेस या एंग्जाइटी कम लेना चाहिए, अदरवाइज उसकी ये चीज़ें बढ़ने में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। देन इसके अलावा अगर हम और फैक्टर्स की बात करें तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने देखा है कि ठीक है उनका एक शेड्यूल है, हम लोग उठते हैं, अपना एक शेड्यूल फॉलो किया, खाना पीना हुआ, अपना एक जॉब पर गए, अपना काम किया, और वापस घर आते हैं हम लोग, अपना एक रेस्टिंग मोड आ जाता है। कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल के अंदर कहीं पर भी फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो बहुत कम है। आज जैसा जिस तरीके का टाइम हम लोग देखते हैं कि लोग सारा दिन जो है हम लोग हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग व्हीकल्स जो हैं वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं, पैदल चलना बिल्कुल हो नहीं पाता है, मॉर्निंग वॉक्स नहीं हो पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं आगे चल करके हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं। और अगर मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली हाइपरटेंशन की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए जिन लोगों को भी हाइपरटेंशन अगर डिटेक्ट होता है, अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो अगर वो हमारे पास में आता है या कहीं भी किसी डॉक्टर के पास में जाता है
तो उनको सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करें, आप घूमना फिरना शुरू करें, आप एक्सरसाइज करें, आप साइकिलिंग करें, आप पैदल चलें। तो ये सब चीज़ें किस लिए कही जाती हैं? ताकि अल्टीमेटली बॉडी के अंदर आपकी एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज होने से बॉडी में जो कैलोरी बर्न हो, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो रेगुलराइज हो, ताकि उसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो हमें देखने को ना मिले। तो ये अपने आप में एक फैक्टर है। तो इस तरीके से ये और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, बट मेजरली जैसे हम लोगों ने 7-8 पॉइंट के बारे में बात की कि ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, ताकि इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इन चीज़ों को अगर पता चल जाता है, टाइमली अवेयर हो जाते हैं, तो इनको मॉडिफाई करके हाइपरटेंसिव होने से बचा जा सकता है। और अगर कोई पर्सन ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है तो भी इन चीज़ों को ध्यान में रख करके नॉर्मल अपना रेंज में आ सकता है और एक नॉर्मल लाइफ के अंदर चल सकता है। तो ये तो थे रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। अब प्रिवेंशन की हम जो बात करते हैं, जो जनरली एक हमारा कम्युनिटी मेडिसिन का मेन एम है कम्युनिटी में, कि प्रिवेंटिव मतलब हम लोग कम्युनिटी को हेल्दी कैसे बनाए रख सकते हैं, हम लोग इन डिजीज़ जो हैं इनसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इनको लोगों को बचा कैसे सकते हैं। तो उस पार्ट की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन के रेफरेंस के अंदर जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, तो इसको भी 2 कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया, एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो अब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हमारे सामने कंडीशंस आएंगी, ऐसी कंडीशंस प्राइमरी प्रिवेंशन में आएंगी कि जिनको हम लोग एक जनरल कम्युनिटी के अंदर पहले ही अवेयरनेस की फॉर्म में लोगों को हम गाइड कर रहे हैं, लोगों को हम बता रहे हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप इस स्टेट में या हाइपरटेंशन की जो एक कैटेगरी है इसमें हम लोग नहीं जाएं। तो हम लोगों को उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो एक जनरल हेल्थ एजुकेशन जो है उसमें हम लोग इसको प्राइमरी प्रिवेंशन में लेकर के चलते हैं। तो उसमें हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, जैसा हम लोगों ने ईटियोलॉजी में बात की, अभी हम लोगों ने रिस्क फैक्टर्स में हम लोगों ने बात की यहाँ पर, कि हम लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत सारे एरर इस तरीके के होते हैं जो हम लोगों को अननोइंगली कहीं ना कहीं इस स्टेज के अंदर या हाइपरटेंशन की स्टेज में लेकर के जा रहे हैं। तो अब उस कंडीशन में हम लोग उसको कैसे ठीक करेंगे? हम लोग उन्हीं फैक्टर्स को, जो अभी हम लोगों ने रिस्क फैक्टर में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात की, वही लोगों को एजुकेट करके, उनको इसके बारे में बता करके कि आप लोगों को अपने खाने पीने के अंदर नमक कम काम में लेना चाहिए, सॉल्ट को कम में काम में लेना चाहिए, जो फैट इंटेक है वो हमें कम करना चाहिए, प्लस फाइब्रस डाइट है वो काम में लेना चाहिए, प्लस एक्सरसाइज साथ में करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोगों ने जैसे भी बात की कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये एक जनरल हेल्थ एजुकेशन की फॉर्म में अगर लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कम्युनिटी के अंदर हाइपरटेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर ये कॉजेटिव फैक्टर डेवलप नहीं होंगे, ईटियोलॉजी डेवलप नहीं होगी, और वो अगर डेवलप नहीं होगी तो डेफिनेटली लोगों को ये डिजीज़ नहीं हो पाएगी या लोग इससे बच जाएंगे। और इसको मेंटेन रखना या हाइपरटेंशन की स्टेज में नहीं जाने के लॉन्ग टर्म के और हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि अगर इस स्टेज में हम यहीं पर ही इस चीज़ को रोक लेते हैं तो डेफिनेटली आगे हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जो बहुत कॉमन आज की डेट में हमें देखने को मिलते हैं, वो उसके इस कंडीशन में उस स्टेज में हम लोग नहीं जाएंगे या उस तरीके की कंडीशंस हमारे सामने निकल करके नहीं आएंगी। तो ये हम लोगों ने बात की प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में, जिसमें हम लोग एक हेल्थ एजुकेशन देते हैं, जनरल पब्लिक को देते हैं। जो लोग अभी इससे अफेक्टेड नहीं हैं उन्हें इससे बचाने के लिए जो हम लोगों का एक प्रिवेंशन प्लान होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन किसका होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा हाई रिस्क पीपल का, ठीक है ना। हाई रिस्क पीपल के अंदर कौन से लोग आएंगे? हाई रिस्क के अंदर वो लोग आएंगे जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, फैट इंटेक ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस्ड बहुत हैं। तो ये लोग जो हो गए ये हाई रिस्क ग्रुप के लोग हो गए। तो यहाँ पर इन लोगों को इनसे रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल इनके जो इस तरीके के इश्यूज़ हैं, जो इंडिविजुअल कंसर्न्स हैं, उनको ध्यान में रख करके उससे रिलेटेड उनको हेल्थ एजुकेशन देना कि आपकी ये चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको क्या क्या नुकसान दे सकती हैं, क्या क्या इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं, उसके बारे में उन्हें बता करके इन चीज़ों को उनके लाइफस्टाइल से एलिमिनेट करके हम उन लोगों को इस स्टेज में जाने से बचा सकते हैं और अल्टीमेटली उन लोगों को एक हेल्दी स्टेट में वापस ला सकते हैं। प्लस साथ में जिन लोगों को ऑलरेडी हाइपरटेंशन हो चुका है, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव हैं,
तो उस कंडीशन में हम लोग उनको इन चीज़ों के साथ साथ में, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ साथ में जो भी एक मेडिकेशन है, अब वो अगर क्रॉनिक हो चुके हैं तो डेफिनेटली मेडिकेशन तो उनको लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके का लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्लस मेडिकेशन, ये दोनों चीज़ें कंबाइंड वे में लेकर के फिर उनको हम इस तरीके से उन्हें बता सकते हैं और उससे रिलेटेड उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान में रख करके आप अपना जो भी है वो, ठीक है, हाइपरटेंशन में तो हम आ चुके हैं, बट अल्टीमेटली हम फर्दर फिर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस में हम ना जा पाएँ, इसकी वजह से हम लोगों को जो भी कार्डियक इश्यूज़ होने की जो एक पॉसिबिलिटी है वो ना हो, अदर हमारे जो ऑर्गन्स हैं, कोई रीनल अफेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी है, रीनल हाइपरटेंशन की वजह से जो रीनल फेल्योर की हमें कंडीशन देखने को मिलती है, CRF, ARF, तो इन स्टेजेस के अंदर पर्सन ना जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान हम उसको रख करके उसे हम गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सेकेंडरी पैथोलॉजी के अंदर आपका हाइपरटेंशन आपको कितना बैडली अफेक्ट कर सकता है, आपकी हेल्थ पर कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकता है। तो उन चीज़ों को हम ध्यान में रख करके अल्टीमेटली उनको गाइड करके इन चीज़ों से हम लोग बचा सकते हैं। तो ये हम लोगों का प्रिवेंशन पार्ट था, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो अगर हम समरी में हम इसकी बात करें तो हम लोग हमारा जो एक रोल है कम्युनिटी मेडिसिन का हाइपरटेंशन की कंडीशन में, वो यही रोल है कि इनिशियल स्टेज में हम लोगों को एक हेल्थ एजुकेशन दें, उन्हें हाइपरटेंशन के कॉजेज़ के बारे में बताएं, हाइपरटेंशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएं, उन्हें अवेयरनेस हम उनके अंदर डेवलप करें कि क्या क्या चीज़ें इससे हम लोगों को किस तरीके से कितना बैडली अफेक्ट कर सकता है, क्या क्या इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं, इसके बारे में हम उन लोगों को बताएं और अल्टीमेटली उनको एजुकेट करके इस चीज़ में या इस तरीके से जाने, हाइपरटेंशन की स्टेज में जाने से हम उनको रोक सकते हैं। अगर थोड़ा सा क्रॉनिक हो गया है तो साथ में मेडिकेशन एडवाइस कर सकते हैं और इस तरीके से कम्युनिटी में इसके बर्डन को हम लोग कम कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब इसका बर्डन कम्युनिटी में कम होगा तो बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो हाइपरटेंशन की वजह से डेवलप हो रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बच जाएंगे लोग उससे रिलेटेड कम्युनिटी के अंदर वो डिजीज़ जो हैं वो भी डेवलप नहीं होंगी। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ जो हैं, रीनल इश्यूज़ जो हैं, कई बार इवन हम लोग देखते हैं कि ब्रेन हेमरेज तक का कंडीशन या सेरेब्रल इश्यूज़ जो होते हैं वो भी डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हाइपरटेंशन की वजह से ना हो, तो इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रख करके किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंसिव होने से या होने के बाद उसको फर्दर कॉम्प्लिकेट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये हाइपरटेंशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से हम लोगों को इसलिए भी समझना ज़रूरी है, टॉपिक को समझना ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों के ये क्लिनिकल पार्ट के अंदर आता है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। दिन रात हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इससे रिलेटेड पेशेंट्स को देखेंगे। जब हम उनको देखेंगे तो हमें इन चीज़ों के बारे में पहले पता होना चाहिए कि उसकी ईटियोलॉजी क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, किस वजह से हो सकती है। अगर हम उससे रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन हमें नहीं पता होगी तो हम पेशेंट को उससे रिलेटेड गाइडेंस नहीं दे सकते। तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए ताकि हम पेशेंट को एजुकेट कर सकें, कम्युनिटी को एजुकेट कर सकें और लोगों को एक पॉजिटिव हेल्दी स्टेटस पर या पॉजिटिव हेल्दी ट्रैक पर ले जाने में उनकी हम लोग हेल्प कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।